very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the science, that is mechanics, जिसमें बच्चों हम mass, motion, force, acceleration, momentum, work, power, energy इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी कहिए, यूपीपीसीएस कहिए या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स कहिए और वन डे एग्जाम कहिए बच्चों। चलिए अब हम एक बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पहले पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सबसे पहले ध्यान रखिए, पूछता है कि वेट क्या है। यहाँ पे हम बस बच्चों गो थ्रू करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है किसी बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एज वेट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मास, मास रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, दैट इज कॉल्ड एज मास। जहां पे ग्रेविटी ऐड हो जाएगा बच्चों, वहां पे हम कह देंगे वेट। जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा किसी बॉडी पे, उसे हम वेट कहते हैं। एंड किसी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, दैट रिप्रेजेंट द मास। मास ऑफ अ मैटर इज कांस्टेंट एवरी प्लेस। ध्यान रखिएगा, मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह जो है कांस्टेंट होता है, बट वेट जो है वेरी करता रहता है प्लेस के साथ। एंड एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, मास को हम m से डिनोट करते हैं और वेट को बच्चों w से डिनोट करते हैं। चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वेट की डेफिनेशन के बारे में सपोज कीजिए आपको लिखने को आ जाए, या फिर कोई आपसे पूछ ले कि डिफरेंस बताइए वेट में और मास में। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर ग्रेविटी के द्वारा फोर्स किसी बॉडी पे एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेट। जब हम मास की बात कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, दैट रिप्रेजेंट द मास। वेट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मास की हम बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, जहां पे डायरेक्शन आ जाता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आपसे वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में डिस्टेंस पूछ ले। स्पीड में बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं, या फिर पर यूनिट टाइम में। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी में हम देखते हैं किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन पर यूनिट टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए, जहां पे डायरेक्शन आ जाए दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जहां पे डायरेक्शन ना रहे दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया स्पीड और वेलोसिटी का लेकर के। इसी प्रकार से जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। डिस्प्लेसमेंट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हम फिलहाल वेट और मास के बीच में डिफरेंस देख रहे थे। हम लोगों ने देखा वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मास की हम बात कर रहे थे, दैट इज स्केलर क्वांटिटी बच्चों। आफ्टर दैट वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटी जो है प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, दैट इज वाई वेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। क्योंकि वेट का हम लोगों ने अभी यहाँ पे डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि the force exerted by the gravity on a body called as a weight। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों मास की, मास में इसका क्या डिफरेंस है, इट इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। और हम लोगों ने क्या देखा था, वेट में ये वेरी करता रहता है प्लेस के साथ। वेट का अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछता है तो आप बताएंगे न्यूटन है, इसका यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन है। वहीं जब हम मास की बात करें तो मास का यूनिट है ग्राम एंड किलोग्राम। फाइन, होप सो
ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप सभी लोग को पता है। बेसिक देखिए, यहाँ पे हम जो है बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज डीप में स्टडी करने के लिए हम जो है एक अलग सेशन चलाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बच्चों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्पीड का मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम जो है हम उसे स्पीड कहते हैं। जब हम, और इसी कारण जो है, क्योंकि यहाँ पे किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, दैट इज वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर जो है डिस्टेंस की यूनिट है और सेकंड जो है बच्चों टाइम की यूनिट है। वहीं जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फुल डेफिनेशन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट को हम नापते हैं, और इसी कारण जो है ये वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। चलिए फटाफट जो है अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फोर्स का तो आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप लोगों को पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी called as acceleration। देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब आप फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, वहां पे आप लोगों को पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v की हम बात कर रहे हैं। अब ये सपोज कीजिए आपने स्मॉल v से डिनोट किया, वैसे स्मॉल v से ये डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, एंड टाइम को जो है t से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया बच्चों, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं, that every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change in its state by the action of an external force। जैसे कि अब इसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये रेस्ट पे है, और कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये मूव कर रहा है, तो ये जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक जो है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यही लिखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक इस पे जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ मैटर बाय व्हिच इट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक इस रेस्ट पे रहेगा जब तक जो है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ये जो हम लोगों ने अभी बातें पढ़ी, इसी को बच्चों हम इनर्शिया कहते हैं। आपसे इनर्शिया का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इनर्शिया। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड लॉ का बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया यहाँ से बच्चों। अगर यहाँ से हम देखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ध्यान रखिएगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फाइन, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा, मोमेंटम का ये जो फॉर्मूला है आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत बार जो मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ लेता है, या फिर आपको कह देगा कि मास है m, वेलोसिटी है v, अगर मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो
ध्यान रखिएगा, मोमेंटम, मोमेंटम को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब एक चीज बच्चों आपको यहाँ देखने को मिल रहा कि मोमेंटम में जो है हम लोगों ने मास को जो है वेलोसिटी से जो है मल्टीप्लाई किया है। प्रोडक्ट है वेलोसिटी ऑफ द मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पता है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से एसआई यूनिट आप खुद ही जो है डिराइव कर सकते हैं। सपोज कीजिए मास को आपने केजी में लिया है, मास को आपने केजी में लिया है बच्चों, एंड वेलोसिटी की यूनिट आप लोगों को पता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल गया बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों के सामने निकल गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब अगले पॉइंट की तरफ हम देख लेते हैं बच्चों, वर्क तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। आफ्टर दैट पावर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला पूछ लेता है, या फिर जो है न्यूमेरिकल भी कोई अगर इजी कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दे सकता है बच्चों। तो पावर क्या है आपके सामने, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन और एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क है ऐसा यूनिट। अब एक चीज आप लोग को पता है बच्चों, वर्क का जो यूनिट है ये ध्यान रखिएगा, वर्क हम लोगों ने देखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का जो यूनिट है बच्चों 1 जूल है। 1 जूल आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना होगा, फोर्स का पता आप लोगों को न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, एंड डिस्प्लेसमेंट आप ले लीजिए बच्चों मीटर। तो ध्यान रखिएगा वर्क का जो यूनिट है जूल है, तो पावर का यूनिट आप लोगों ने क्या निकाला, जूल पर सेकेंड जो है बच्चों पावर का यूनिट होगा। जस्ट वेट, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों पावर का, तो पावर का यूनिट हम लोगों ने देख लिया बच्चों, पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, फाइन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पावर का जो है जूल पर सेकेंड यूनिट तो है ही, उसके साथ साथ इसी पावर का यूनिट बच्चों वॉट भी है। एंड पावर की अगर एक और यूनिट की हम बात करें, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा हॉर्स पावर के बारे में, सभी बच्चों ने बेसिक फिजिक्स थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा, तो सभी को स्कूल में पढ़ाया गया पावर का एक यूनिट हॉर्स पावर भी होता है। इस 1 हॉर्स पावर जो है बच्चों, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, आप सभी लोगों को पता है ये चीज। 1 हॉर्स पावर हम लोगों ने देखा था 746 वॉट। सेवन 46 वॉट बच्चों 1 हॉर्स पावर है। एनर्जी की हम बात करते हैं, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है बच्चों हम एनर्जी को कहते हैं। एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या है, जूल है, ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, एज वेल एज वर्क का भी एसआई यूनिट क्या है बच्चों, जूल है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हम लोगों को जानना है, थोड़ा सा फॉर्मूला बच्चों बस हमें देखना है, पूरा डेफिनेशन यहाँ पे हम नहीं कवर करेंगे, बिकॉज उसके लिए जो है थ्योरेटिकल पार्ट में जो है एक सेपरेट सेशन हम चलाएंगे। काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे थे बच्चों, हाफ ऑफ mv स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, ये तीनों की ये मास को, ग्रेविटी को और हाइट को जब आप मर्ज करते हैं बच्चों, तब जो है आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। उसके बाद एक और चीज जो है हमें डिस्कस करना है, डायनमो के बारे में, जनरेटर के बारे में, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब में हमें ये देखना है कि किसके द्वारा कौन सी एनर्जी जो है किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कन्वर्जन के बारे में हमें पढ़ना, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम डायनमो की बात कर रहे हैं, डायनमो का मतलब, डायनमो को ही आप लोग जो है जनरेटर के नाम से जानते हैं बच्चों, डायनमो को आप जनरेटर के नाम से जानते हैं, और आप सभी लोगों को पता है जनरेटर जो है
वो जो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तभी आपके घर में जब लाइट चली जाती है, आप जनरेटर यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, देन ओनली जो है आपके घर में लाइट आती है। इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करेंगे, जिससे आप पानी भरते हैं, सपोज कीजिए टंक आप वाटर टैंक में जो जिससे आप वाटर फिल कर रहे हैं, वहां पे आप जब मोटर को ऑन करते हैं तब जा करके वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, माइक्रोफोन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है साउंड एनर्जी का इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखिएगा बच्चों, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर आप सभी लोगों ने लाउड स्पीकर देखा होगा। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर सेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सोलर सेल के बारे में नहीं पता होगा। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एटलीस्ट किसी भी एनर्जी के बारे में, किसी और एपरेटस के बारे में पता हो या नहीं हो, सोलर सेल के बारे में सबको पता होगा कि सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो है जब हम ट्यूबलाइट की बात करते हैं, ट्यूबलाइट यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब की जब आप बात करेंगे तो कन्वर्ट होगा कौन सा लाइट, कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब की जब आप बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वहीं जब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक सेल की, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइन। जब हम कैंडल की बात करते हैं बच्चों, कैंडल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट में एंड हीट में। ध्यान रखिएगा, लाइट में और हीट में जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। सितार की हम बात करते हैं, ये सभी जो है जो भी एपरेटस हम डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब हम सितार की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चों, ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है आप लोग को पता है, बायो वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो है इससे जुड़े हुए जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हुए, मैकेनिक्स से, मोमेंटम से, फोर्स से, एक्सेलरेशन से, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। सभी क्वेश्चंस को जो है हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।